नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर रोहित और अनिका दोनों ही राजमहल में होने वाली मीटिंग के बारे में बात करते हैं। रोहित यहाँ पर अब अनिका से पूछता है कि क्या तुम कल की मीटिंग में मेरे साथ चलोगी। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है हाँ मिस्टर मारवा, कल की मीटिंग के लिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है लेकिन अनिका पहले ये ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि जब भी पहले मैं तुमसे उस मीटिंग में जाने के लिए पूछता था तो हर साल तुम मुझे वहां पर उस मीटिंग में जाने के लिए मना कर देती थी, लेकिन इस बार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम अब की बार बिना मना किए ही वहां पर जाना चाहती हो। रोहित की बात को सुनकर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा, पहले की बात कुछ और थी और अब तो आप भी जानते ही हैं ना कि आलिशा और मेरा रिश्ता क्या है। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका जो कह रही थी वो सही ही कह रही थी, क्योंकि अनिका और कविन आलिशा के बीच का रिश्ता अब रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि वो दोनों बहनें थी। रोहित अब अनिका से कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें सोने के लिए चलना चाहिए। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनिका कहती है आप रूम में चलिए, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपनी बालकनी में चली जाती है और फिर अब उसकी नज़र वहां पर बेसमेंट में ही थी। वहां अपने ही रूम में रोहित अभी भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका फोन अब अचानक से बजने लगा। रोहित ने जब अपना फोन देखा तो उसके पापा मिस्टर हंसराज मारवा का कॉल उन्हें फिर से आ रहा था। रोहित ने अब एक बार फिर से फोन को इग्नोर कर दिया और फिर वो अपने काम में लग जाता है। इधर इंडिया में बेंगलोर में अपने ही घर में बैठे हुए हंसराज मारवा अपने फोन को सोफे पर पटक कर गुस्से से पटक कर मारता है और अब वो कहता है ये मेरा बेटा खुद को क्या समझता है। मुझे तो कई बार शक भी होता है कि ये मेरा बेटा भी है या नहीं। अरे ये मुझे बार बार इग्नोर कर रहा है। मैं तो उसे सुबह से कितने ही कॉल लगा चुका हूँ, लेकिन पता नहीं ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। इसे अपने बाप की थोड़ी बहुत कदर भी है या नहीं। लगता है ये अपने आप में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अपने पति की बात को सुनकर अब वहां पर जो देविका खड़ी थी अब वो कहती है देखो तुम पहले शांत हो जाओ, क्योंकि इस तरह से गुस्सा करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने नहीं है जो वो तुम्हारे इन कही हुई बातों को सुनेगा। इसलिए तुम पहले थोड़ा सा शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो और कोशिश करते रहो। हो सकता है वो कभी तो बात करेगा, क्योंकि अगर तुम उसको बार बार कॉल करते रहोगे तो एक बार नहीं दो बार नहीं, लेकिन कभी तो ऐसा होगा ना कि वो तुम्हारा फोन जरूर उठाएगा। इसलिए तुम हिम्मत मत हारो। देविका की बात को सुनकर अब हंसराज कहता है अगर उस वक्त मेरी माँ ने मेरा साथ दिया होता ना तो मैं आज मारवा कंपनीज को संभाल रहा होता, लेकिन मेरे माँ बाप को तो मुझसे ज्यादा अपने पोते की चिंता थी, क्योंकि मेरे इस हालत की वजह सिर्फ मेरे माँ बाप ही हैं। ये कहते हुए ही अब हंसराज ने अपना फोन सोफे पर से फिर से दोबारा से उठाया और अब वो फिर से एक नंबर को डायल कर देता है। कुछ ही देर की रिंग के बजने के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आई तो हंसराज ने कहा माँ आज तो आप मुझे बता ही दो कि मैं आपका सगा बेटा हूँ या नहीं, क्योंकि कई बार मुझे तो ये शक होता है कि जैसे मैं आप लोगों का कोई सगा बेटा नहीं बल्कि आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है। क्योंकि हंसराज मारवा ने जिसे कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि उन्होंने अपनी माँ को ही फोन किया था। हंसराज मारवा की बात को सुनकर अब दादी माँ कहती है कि इतने वक्त के बाद फोन किया है अपनी माँ का हालचाल पूछने की वजह तो सीधा ही मुझसे ऐसे बेतुके सवाल पूछ रहा है। क्या किस लिए फोन किया है तुमने मुझे? अरे इतने समय के बाद तो सीधे ही इंसान पहले ये पूछता है कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई, मैं ठीक भी हूँ या नहीं, लेकिन नहीं तुम कभी नहीं सुधर सकते। अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा कहता है इतने साल हो गए हैं लेकिन अब तक मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई कि मेरा बाप मेरा है भी या नहीं। अरे मुझे जब भी आप दोनों की जरूरत पड़ती है तभी आप दोनों को कभी भी मेरे साथ खड़े होते ही नहीं हो। आपको तो बस अपना वो पोता ही दिखाई देता है। अपने बेटे की इस बात को सुनकर अब दादी माँ कहती है कि शायद तुम भूल गए हो
हो तो चलो मैं ही तुम्हें याद दिला दूं, क्योंकि जब तुम उस देविका के साथ मारवा हाउस को छोड़कर गए थे ना, तो तुम्हें विदेश में अपना बिजनेस चलाने के लिए इतना सारा फंड तुम्हें तुम्हारे खुद के पापा ने ही दिया था, और उसके बाद भी तुम ये सब बकवास कर रहे हो। अरे और गलती तो उसमें तुम्हारी ही थी, क्योंकि अगर तुम उस समय देविका से शादी नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये मत भूलो कि उस समय भी तुम्हारे पापा ने छुप के तुम्हारा कितना साथ दिया था। अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा कहते हैं, हाँ तो कोई एहसान नहीं किया था अगर साथ दिया था तो, क्योंकि वो मारवा हाउस में जो भी कुछ था वो तो वैसे भी सब कुछ मेरा ही था। मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया था, और इतने सालों के बाद जब मैं अपना हक लेने के लिए वहां पर आया था तो आपने मेरा साथ ना देकर आपने अपने पोते का साथ दिया था। उस समय तो समझ में ही नहीं आता कि क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपका बेटा भी हूँ या नहीं। कहीं सच में तो ऐसा नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि वही हो कि मैं आप लोगों का अडॉप्ट किया हुआ बेटा हूँ, क्योंकि ऐसा तो सौतेले माँ बाप ही करते हैं जैसा तुम दोनों ने मेरे साथ किया है। हंसराज मारवा की इतनी कड़वी बात को सुनकर अब दादी माँ कहती है, सिर्फ तुम मेरे बेटे नहीं हो, पंकज भी मेरा बेटा है, सुधीर भी मेरा बेटे जैसा ही है, तो सिर्फ तुम मेरे बेटे हो ये कहना बंद करो, ओके। और वैसे भी तुमने बेटों वाला कौन सा काम किया है जो तुम इतना हक से ये सब बकवास किए जा रहे हो। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब हंसराज मारवा कहता है, माँ आप तो रहने ही दो, मुझे तो कई बार शक होता है कि मैं और पंकज आपके बेटे हैं भी या नहीं, क्योंकि अब तो मुझे पंकज के को लेकर भी ऐसा ही फील होता है। मुझे अपने लिए नहीं, मुझे पंकज के लिए भी सेम यही फील होता है। पहले मेरे साथ, और फिर जब रोहित की पत्नी उस गुलेरिया हाउस में आई तब पंकज और आयुष के साथ भी क्या क्या हुआ था मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, क्योंकि हम दो ही भाई थे और हम दोनों के साथ ही इतना बुरा हुआ, इसलिए अब तो मेरा शक और भी बढ़ता जा रहा है। अपने बेटे की ऐसी बेतुकी बात सुनकर अब दादी माँ को भी गुस्सा आता है, और वो कहती है, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? अपनी उस बात पर आओ, क्योंकि इससे ज्यादा अब मैं तुम्हारे से कोई भी बकवास नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे इतना पता है कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही सब बातें ही निकल सकती है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। अपनी माँ के इस सवाल पर अब हंसराज मारवा कहता है, अपने पोते से कहिए कि वो अपने बाप पर थोड़ी सी मेहरबानी करे, मुझे उसकी मदद की जरूरत है, और वो मुझ पर मेहरबानी करके मेरा फोन उठा ले, क्योंकि मैं उसे सुबह से फोन किए जा रहा हूँ लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहा है और मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो अभी के लिए बस आप मेरे ऊपर इतनी ही मेहरबानी कर दीजिए कि आप उसे फोन लगाकर उसे बता दीजिए। हंसराज की बात को सुनकर अब दादी माँ कहती है कि ठीक है मैं उसे बता दूंगी, लेकिन हाँ वो तुमसे बात करेगा या नहीं ये वो ही डिसाइड करेगा, इसमें मैं तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए ही अब दादी माँ फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ हंसराज मारवा अभी अपने फोन को कसकर पकड़ते हुए ही गुस्से में कहता है कि मेरी तो सच में ही किस्मत ही खराब है, ना मेरे माँ बाप मेरे सगे हैं और ना ही मेरा बेटा। मुझे तो अब इन सब के ऊपर ही अब शक होने लगा है। मैंने कभी सोचा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो मुझे अपना पापा मानकर अपनी दादी माँ से मुझे मारवा हाउस बुलाने की जिद करेगा, क्योंकि मैंने तो जब मारवा हाउस को छोड़ा था तो यही उम्मीद थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसे उसके बाप की जरूरत होगी और वो अपनी दादी माँ को मनाकर मुझे फिर से मारवा हाउस में बुला लेगा। लेकिन इसने तो मेरा बिल्कुल ही इसने तो मुझे वहां पर बुलाने के बजाय उसने तो मुझे मारवा हाउस से परमानेंट ही वहां से निकलवा दिया। मन तो सच में ऐसा कर रहा है कि मैं अपने बेटे को ही जान से मार दूं, क्योंकि अगर मैं उसे जान से मार दूंगा तभी ही शायद मेरी सारी ही मुश्किलें कम होंगी, फिर तो शायद मेरे माँ बाप भी मुझे अपना बेटा मान ही लेंगे। लेकिन मैं क्या करूं, वही मेरा इकलौता बेटा है, उसके अलावा तो और कोई मेरी औलाद भी नहीं है। अगर मैं उसे मारने की सोचूं भी तो मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन मैं उसे अपने हाथों से मार भी नहीं सकता। काश मेरी कोई और औलाद होती तो शायद मैं ऐसा करने की सोचता भी। ये कहते हुए ही अब हंसराज मारवा देविका को घूर घूर कर देखता है और फिर वो गुस्से में अपने रूम की तरफ जाने लगता है।
इधर देविका भी अब उसे ही देख रही थी, क्योंकि वो अब यहाँ पर देविका को भी एक टोंट मारते हुए चला गया था, क्योंकि उसे अब तक देविका से कोई भी औलाद नहीं मिली थी। इधर पेरिस में रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया भी अंजलि के कमरे में ही बैठे हुए थे। वो अब वहां पर बैठकर अब अंजलि से कहते हैं, अब तुम ना थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करती रहो अंजलि, क्योंकि अगर तुम थोड़ी थोड़ी कोशिश करती रहोगी तो तुम्हारी रिकवरी भी थोड़ी सी जल्दी ही हो जाएगी और तुम जल्दी से अपने पैरों पर भी चल पाओगी। करण की यह बात सुनकर अब अंजलि कहती है कि अनिका ने भी मुझे यही कहा था, मुझे धीरे धीरे अब चलना शुरू कर देना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब अंजलि कहती है, करण वो रानी साहिबा कहाँ है? वो आज मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, क्योंकि वैसे तो वो डेली मेरे से मिलने के लिए आती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो मुझसे मिलने नहीं आई है। और मैंने आज लतिका को भी कहीं भी नहीं देखा है, क्योंकि लतिका भी रिया के साथ यहाँ पर आती जाती रहती थी। और बच्चे भी आज मिलने के लिए मेरे पास नहीं आए हैं। अंजलि की इस बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कुछ सोचते हैं और फिर वो कहते हैं, अंजलि वो बात क्या है कि कवीना आलिशा वो अपने राजमहल में वापस चली गई हैं और उनके साथ साथ बड़ी रानी प्रिंसेस लतिका भी उनके साथ ही चले गए हैं। वो आज ही राजमहल के लिए निकले हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है, वो क्यों गए हैं? उन्हें यहाँ रहना चाहिए ना, वो कैसे संभालेंगे खुद को वहाँ पर? और वैसे भी वहाँ पर क्या हुआ उसे देखकर तो अब उन्हें अपनी सेफ्टी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अंजलि की इस चिंता को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो अंजलि? वो एक देश की रानी है, कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है जो जहां वो एक देश को इतने अच्छे से संभाल सकती है, तो वो खुद को भी संभाल सकती है और प्रोटेक्ट भी कर सकती है। और उसे तो आदत होगी ना इन सभी चीजों को हैंडल करने की, तो इसलिए तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है, तुमसे एक बात शेयर करनी है जो मैं तुम्हारे अलावा शायद किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात थी, लेकिन मैं बस कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अंजलि की यह बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी कहता है, हाँ अंजलि बोलो ना, तुम क्या कहना चाहती हो? करण की इस बात को सुनकर अब अंजलि कहती है, पता नहीं क्यों मुझे राजीव की याद आती है। राजीव भी बिल्कुल ऐसे ही था ना जैसे कि रानी साहिबा है, क्योंकि जब मैं रानी साहिबा को देखती हूँ पता नहीं क्यों मुझे राजीव गुलेरिया की याद आती है। उसे भी ऑर्चिड के फ्लावर सच में बहुत ही पसंद थे ना, लेकिन मेरे लिए उसने अपनी पसंद को भी पीछे छोड़ दिया था। उसने उन फ्लावर्स को देखना भी बंद कर दिया था। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया अंजलि से कहते हैं कि कौन सी बड़ी बात है इसमें अंजलि, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पसंद एक जैसी होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर राजीव को वो ऑर्चिड के फ्लावर पसंद है और इधर रानी साहिबा को भी अगर ऑर्चिड के फ्लावर पसंद है, तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। हो सकता है कि दोनों को ही पसंद हो, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम बस एक ऑर्चिड के फ्लावर से ही ये नहीं डिसाइड कर सकती कि वो राजीव गुलेरिया से मिलती जुलती है। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है, राजीव आकाश की कोई पुरानी रिपोर्ट्स को ढूंढ रहा है करण। उसने मुझे फोन पर पूछा था जब आकाश 5 साल का था तो किस डॉक्टर ने उसका इलाज करवाया था। एक्चुअली वो क्या है ना कि राजीव का मेरे पास एक दिन अभी कुछ समय पहले ही फोन आया था, और जब वो मेरे से फोन पर बात कर रहा था तो उसने मुझसे आकाश के 5 साल पुराने की एक रिपोर्ट मांगी थी। उसने उससे मेरे से वो रिपोर्ट के बारे में पूछा था। अंजलि अभी यहाँ पर करण गुलेरिया को सारी ही बातें बता देती है जो उसकी राजीव के साथ हुई थी। अंजलि की ये बात सुनकर तो अब करण हैरानी से उसे देखते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी भी राजीव के टच में हो क्या अंजलि? करण के इस सवाल का जवाब देते हुए अब अंजलि कहती है, हाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए मेरी उससे बात हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने के लिए ही होती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने उसे कितने ही बार रिक्वेस्ट की है कि वो मेरे बेटे को ढूंढकर मुझे लौटा दे। अंजलि की इस बात को सुनकर अब करण कहता है, क्या राजीव जानता है कि उसका कोई बेटा है? क्योंकि करण गुलेरिया को तो अभी तक इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं था। करण ने तो यही सोचा था कि अंजलि की शादी के बाद शायद अंजलि ने राजीव से बात करनी बंद कर दी होगी, लेकिन आज जब अंजलि मल्होत्रा ने करण गुलेरिया के सामने राजीव का टॉपिक को स्टार्ट किया तो अब उसे पता चल रहा है कि वो राजीव से अपने बेटे को जानने के लिए, उसकी खबर जानने के लिए, उसे ढूंढने के लिए उससे बात करती है। इसलिए अब करण अंजलि से पूछने लगता है कि क्या सच में राजीव जानता है कि उसका कोई बेटा भी है।
करण के इस सवाल पर अब अंजलि हाँ में अपना सिर हिला देती है। करण गुलेरिया अब अपने मन में यही सोचते हैं कि क्या यही वजह है कि राजीव मुझसे अब वो पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि अगर उसने अंजलि से आकाश के बारे में कुछ डिटेल्स जानने के लिए बोला है तो शायद यही हो सकता है। इसी वजह से ही वो मुझसे वो पासवर्ड जानना चाहता है, क्योंकि उस ईमेल्स में तो पूरे ही गुलेरिया फैमिली के हेल्थ रिकॉर्ड हैं, सारी ही रिपोर्ट्स हैं। कहीं उसे आकाश पर अब शक तो नहीं हो गया है कि कहीं वो उसका ही बेटा तो नहीं है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। राजीव को कभी भी आकाश के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं ये तो जानता हूँ कि राजीव को ये शक था कि आकाश अंजलि का बेटा है, ये तो मुझे भी अच्छी तरह से याद है, लेकिन उसने अपने मन की बात कभी भी किसी से नहीं कही थी कि वो सच में इस बारे में क्या सोचता है। उसे यही गलतफहमी थी कि आकाश मेरा और अंजलि का बेटा है। मैं उसकी ये गलतफहमी कभी भी दूर नहीं होने दे सकता। मैं उसकी इस गलतफहमी को कभी दूर होने भी नहीं दूंगा। आलिशा और अनिका तीनों ही मेरे ही बच्चे हैं। मैं उन पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। और उस तूफान को भी मेरे बच्चों तक पहुंचने से पहले ही उस तूफान को भी सबसे पहले मेरा ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने तीनों ही बच्चों के सामने मैं अब एक ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। करण अपने इन्हीं सभी ख्यालों में ही था कि तभी उसके कानों में अब अंजलि की आवाज आई। करण, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अंजलि की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहता है कि हाँ अंजलि, पूछो ना। अंजलि अब करण गुलेरिया से कहती है कि जब मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे तो मुझे किसने किडनैप किया था, क्या तुम जानते हो? करण, मैं वहां से बहुत ही मुश्किल से निकल कर भागी थी। क्या तुम्हें उस बारे में कुछ भी पता है कि वो लोग कौन थे? उस वक्त भी मैंने सबसे पहले राजीव को ही फोन किया था बचाने के लिए, लेकिन उसने उस समय मेरा फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा था। उस वक्त अगर सच में तुम वहां नहीं आते तो शायद मैं और मेरा बेटा शायद ही जिंदा ही नहीं होते, क्योंकि उस दिन तो मुझे वहां पर जब मेरा किडनैप हो गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं और मेरा बेटा दोनों ही मरने वाले हैं, हमारा ये आखिरी समय है। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया अपनी नजरें झुकाकर कहते हैं कि मुझे माफ कर देना अंजलि, मैं तुम्हारे इस सवाल का सच में कोई भी जवाब नहीं दे सकता हूँ। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि की आंखें एकदम से ही नम थी। कब उसका सर अब करण के कंधे पर था और उसे पता भी नहीं चला। अंजलि और करण अब दोनों ही एक खामोश थे कि तभी दोनों को ही एहसास होता है कि किसी ने उनके रूम के दरवाजे को नॉक किया है। अंजलि ने जब अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अब कुछ ही देर में अब वो दरवाजा खुल गया था। सामने वहां पर रिया को देखकर अब करण गुलेरिया और अंजलि दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि रिया यहाँ पर अब अंजलि मामी के कमरे में आ जाती है। रिया अंदर आकर अब कहती है कि बड़ी मामी देखिए, मैं आपके लिए डिनर लेकर आई हूँ। ये कहते हुए ही रिया अब सर्वेंट से कहती है कि आइए जल्दी आइए, मैं यहाँ पर मेरी बड़ी मामी को भूख लगी हुई होगी, उसके पेट में चूहे रेस लगा रहे होंगे, इसलिए जल्दी से मेरी बड़ी मामी का खाना लगा दीजिए। रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया और अंजलि मामी दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब सर्वेंट भी रिया के कहे अनुसार अंजलि के सामने उस ट्रॉली में से ट्रे को लेता है और उसे अब अंजलि मामी के सामने रख देता है। अंजलि मामी भी अब उस सर्वेंट्स को उसका खाना लाने के लिए थैंक यू कहती है, तो अब वो सर्वेंट भी अपना सिर झुकाकर अब करण गुलेरिया और अंजलि मल्होत्रा दोनों को ही ग्रीट करते हुए वहां से चला जाता है। यहाँ रिया अभी अंजलि मामी के पास आती है, वहाँ पे बैठती है और कहती है कि आप बस जल्दी से इस खाने को फिनिश कर लीजिए, इसके बाद आपको मेडिसिन भी तो लेनी है ना। ये कहते हुए ही रिया अब अपने हाथों से अंजलि मामी को सूप पिलाने लगती है। करण गुलेरिया बड़े ही ध्यान से अब रिया को ही देख रहे थे। वो अब रिया से कहते हैं, आज तुम यहाँ अकेले कैसे? आर्यन और अलेक्जेंडर कहाँ हैं? आज वो यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं? अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, वो दोनों तो चेस गेम खेलने में मस्त हो रखे हैं, उन्हें अपने चेस गेम खेलने से फुर्सत कहाँ है नानू। और मैं अकेले बोर हो रही थी, क्योंकि आज तो मेरी फ्रेंड प्रिंसेस लतिका भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए ही मैं फिर यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे वहाँ पर अपने रूम में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दोनों तो आपस में ही खेल लेते हैं, लेकिन मैं अब किसके साथ खेलूं। रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी बड़ी मामी के साथ बैठो, मैं भी उनके साथ चेस गेम खेलने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो दोनों चेस गेम खेल रहे हैं तो
अपने नानू की यह बात सुनकर तो अब रिया अपना एक हाथ अपने सिर में देकर मारती है, क्योंकि वो पहले ही अपने ही दोनों भाइयों के चेस गेम खेलने से बहुत ही परेशान थी और अब यहाँ पर ये बात जानते ही उसके नानू भी वहीं पर ही जा रहे हैं। फिर तो ये गेम सच में ही एंडलेस हो जाएगा, क्योंकि अगर नानू भी वहां पर उन दोनों के साथ गेम खेलने के लिए चले गए तो फिर तो इस गेम का एंड ही नहीं होगा। रिया भी सोचती है कि अगर इस गेम का एंड नहीं हुआ तो मुझे फिर से डैड की हेल्प लेनी होगी इस गेम को खत्म करने में, जैसे उसने पिछली बार ली थी। रिया की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं देखते हैं ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया भी रूम से बाहर निकल जाता है और यहाँ रिया अभी अंजलि मामी के पास बैठी हुई थी और अब वो कहती है, आपको पता है बड़ी मामी, लास्ट टाइम जब नानू ने आर्यन और अलेक्जेंडर के साथ चेस गेम खेला था ना, तो उसे तो डैड ने ही आकर खत्म किया था, क्योंकि इनके बीच का कंपटीशन तो खत्म ही नहीं हो रहा था। तीनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। रिया की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, तुम चिंता मत करो, अगर इस बार भी ये गेम एंडलेस होना तो तुम तुम्हारे डैड को बुला लेना और वो यहाँ आके गेम को खत्म कर देंगे। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, यू आर राइट बड़ी मामी, अंजलि को पता ही नहीं चला था कि बातों ही बातों में अंजलि मामी ने अपना पूरा ही डिनर फिनिश कर लिया था। रिया अब अंजलि मामी के बेड के पास रखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को उठाती है और अब उसे अच्छे से पढ़ती है कि उन्हें कौन सी दवाई कब देनी है, और उसके बाद अब वो अंजलि मामी को मेडिसिन दे देती है। अंजलि मामी भी अब रिया के हाथों से उस मेडिसिन को लेकर कहती है कि तुम बैठोगी ना मेरे साथ अभी यहाँ पर, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सच में बहुत ही बोर हो रही हूँ। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब रिया भी कहती है, हाँ बड़ी मामी, आप बस थोड़ी सी देर के लिए रुके, मैं बस बड़ी मासी को और दादी माँ को यहाँ पर लेकर आती हूँ, क्योंकि अगर वो दोनों भी यहाँ पर आएंगी तो फिर उसके बाद हम चारों ही यहाँ पर बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बोर नहीं होंगे। मैं बस उन्हें लेकर आती हूँ, हम सब मिलकर फिर यहाँ पर गेम खेलेंगे। रिया की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है, लेकिन उनसे पूछ लेना पहले, तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारी बड़ी मासी कितनी बिजी रहती है, इसलिए उन्हें यहाँ पर बुलाने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना कि कहीं उन्हें कोई काम तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे साथ यहाँ पर गेम खेलने के चक्कर में उनका कोई कीमती काम छूट जाए और तुम्हें देखकर वो शायद उस काम को छोड़ भी दें, इसलिए पहले उनसे कंफर्म जरूर कर लेना। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, हाँ बड़ी मामी, मुझे पता है, यू डोंट वरी अबाउट दिस, मैं उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। ये कहते हुए ही अब रिया अंजलि के रूम से बाहर निकल जाती है। वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से अब उनको लेने के लिए चली जाती है। पहले रिया अपनी दादी के रूम के पास जाती है और उसके कमरे के दरवाजे को अब नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब सावित्री ने दरवाजा खोला तो सामने रिया को देखकर अब सावित्री कहने लगी, रिया बेबी, आप यहाँ, क्या कोई काम है क्या? चलो अंदर आइए। सावित्री की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, मैं अंदर नहीं आऊंगी, आप और दादी माँ मेरे साथ बड़ी मामी के रूम में चलिए, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ काम है, मुझे वहाँ पर आप सब के साथ गेम खेलना है, इसलिए आप दोनों अभी के अभी बड़ी मामी के कमरे में चलिए। रिया की आवाज को सुनकर अब तक आयशा मारवा भी अभी दरवाजे के पास ही आ जाती है, क्योंकि आयशा मारवा जो अभी भी अपने कमरे के अंदर ही थी, जब उसके कानों में बाहर दरवाजे पर रिया के होने की आवाज आती है तो वो भी अब जानने के लिए कि आखिर मामला क्या है कि रिया अभी तक कमरे के अंदर नहीं आई है, वो बाहर दरवाजे पे ही सावित्री से क्या बात कर रही है, तो वो भी अब उधर उनके दरवाजे के पास ही आ जाती है। और अब वो आयशा मारवा भी अब रिया से कहती है, क्या हुआ है रिया, क्या कोई बात है क्या बेटा? अपनी दादी को की बात को सुनकर अब रिया जवाब देते हुए कहती है, दादी माँ प्लीज चलिए ना, मैं आपको और मैं आप दोनों को सावित्री के मैं आप दोनों को ही अंजलि मामी बड़ी मामी के कमरे में लेकर जाना चाहती हूँ, हम वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, प्लीज चलिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी अब यहाँ से चली गई है तो मुझे यहाँ पर अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्यों ना हम सब अभी कुछ समय के लिए एक साथ इकट्ठे रहें। ये कहते हुए ही रिया अब सावित्री और आयशा मारवा का जबरदस्ती से हाथ पकड़कर अब दोनों को ही अंजलि मामी के कमरे की तरफ लेकर जाने लगी थी।
जैसे ही रिया उन दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगी तभी रिया को सामने से आ रही उसकी बड़ी मौसी भी वहीं पर ही दिखाई देती है, क्योंकि एक तरफ से जहां रिया इन दोनों को लेकर जा रही थी तो दूसरी तरफ से उसे रेखा मौसी भी वहीं से ही दिखाई देती है। रेखा मौसी को वहां पर देखकर अब रिया सोचती है कि मेरा काम तो अब यही से ही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इन्हें खुद इनके कमरे में लेने के लिए जा रही थी, लेकिन अब मैं इनको भी यहीं से ही अब अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। इसलिए अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो रेखा मूर्ति के थोड़े से पास जाकर अब कहती है, बड़ी मौसी मैं आपके पास ही आ रही थी। रिया की ये बात सुनकर अब रेखा मौसी कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली, तुम मेरे पास आ रही थी, तुम मुझे याद कर रही थी, तो देखो मैं ही तुम्हारे पास आ गई। हाँ बताओ तुम मेरे पास क्यों आ रही थी, क्या तुम्हें कोई काम था क्या? अपनी बड़ी मासी की ये बात सुनकर अब रिया बड़ी ही स्माइल के साथ कहती है, हाँ मुझे काम था, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अपने काम में बिजी तो नहीं हैं। रिया के मुंह से ये बात सुनकर अब रेखा मूर्ति कहती है कि नहीं यार, रिया के सामने तो मेरा हर काम बहुत ही छोटा है और रिया के सामने तो मैं अपने किसी भी काम को भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन फाइनली अभी मैं बिजी भी नहीं हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या काम है। और वैसे भी अगर तुम्हें कोई काम भी है तो तुम्हें उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए हर समय ही अवेलेबल हूँ। इतने सुनने के बाद अब रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब रिया उन्हें रेखा मौसी को भी वो सारा ही प्लान बता देती है कि वो यहाँ पर अपनी दादी और सावित्री दादी को भी यहाँ पर लेकर आई है, तो उनको भी अब अंजलि मामी के कमरे में जाना होगा। वहां पर वो सारे ही अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इतना कहने के बाद अब रिया रेखा मौसी को भी अपने साथ ही ले लेती है। रिया ने अब जैसे ही अब अंजलि मामी के दरवाजे को खोला तो वो कहने लगी कि बड़ी मामी देखो मैं सबको ले आई हूँ, देखो ना हम सब आ गए हैं, अब आपको यहाँ पर अकेले लेटे लेटे बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा। रिया की चहकती हुई आवाज को सुनकर तो अब अंजलि मामी भी कहती है कि अच्छा किया रिया, अब तक सभी अंजलि मामी के पास ही बैठ गए थे। अब रिया कहती है हम कोई गेम खेलें, क्योंकि अब हम बहुत से साथ एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अगर अलेक्जेंडर और आर्यन अपने नानू के साथ अगर गेम खेल सकते हैं हमारे नानू के साथ, तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ। रिया की बात को सुनकर अब आयशा मारवा भी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, भला मेरी रिया को अकेलापन महसूस हो और हम उसमें उसका साथ ना दें, और हमें खेलना क्या है पहले ये तो बताओ बेटा। अपनी दादी की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि आप तीनों को नहीं पता होगा ना कि एक दिन हम सभी ने मिलकर ही हमारी बेस्ट मेमोरीज शेयर की थी। क्या आप सबको याद है कि हम सब ने कैसे कैसे अपनी अपनी बेस्ट मेमोरीज को शेयर किया था? तो उस रात आप तीनों हमारे साथ उस समय पर नहीं थी। ये कहते हुए ही अब रिया अपनी बड़ी मौसी से कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना बड़ी मौसी, क्योंकि अगर ये तीनों उस समय पर यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर इन तीनों में अंजलि मल्होत्रा, आयशा मारवा और सावित्री का नाम रिया लेते हुए कहती हैं कि इसलिए आज क्योंकि उस समय हमने इनकी बेस्ट मेमोरीज को नहीं सुना था, तो आज ये सही मौका है। आज हम बस फिर से वही गेम खेलने वाले हैं जिससे आप तीनों को भी अब अपनी बेस्ट मेमोरीज हमारे साथ शेयर करनी होगी, जिससे हमें आप तीनों की भी बेस्ट मेमोरी के बारे में पता चले।